हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग जीएस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक जो रोजगार पब्लिकेशन की जीएस सुधा बुक है उसको यहाँ पे उसका पीडीएफ हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोग क्लास फर्स्ट में मोहनजोदड़ो तक इसका पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। आगे का हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले यहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे सबसे पहले 1930 के दशक में अर्नेस्ट मैके और 1940 के दशक में मॉर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य कराया था। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो के प्रमुख उपनाम सिंध का नकलिस्तान, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा। और अगला पॉइंट है यहाँ पे मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी और मोहनजोदड़ो में जाल पद्धति ग्रिड पैटर्न पर समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक चौड़ी सड़क प्राप्त हुई। यह सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इस इमारत विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार लगभग 45 मीटर लंबा, 45.75 मीटर लंबा और लगभग 15.2-3 मीटर चौड़ा। फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार किले के अंदर स्थित था। और आगे के यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल अन्नागार है। इस विशाल अन्नागार के केंद्रीय खुले प्रांगण के मध्य एक जलाशय तालाब बना है। इस विशाल अन्नागार के उत्तर तथा दक्षिण पार्श्व में जलाशय में उतरने के लिए सीढ़ियाँ निर्मित थी। इस विशाल स्नानागार का निर्माण धार्मिक उद्देश्य हेतु हुआ था। माना जाता है कि इस विशाल स्नानागार में निर्माण में बिटुमिन का उपयोग किया गया था। और सर जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यह विशाल स्नानागार लगभग 11.8 मीटर लंबा और 7 मीटर के लगभग चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा है। इस विशाल स्नानागार को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे सुंदर कृति माना जाता है। और फिर इसके बाद है मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मुहरें प्राप्त हुई हैं। सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की नृत्यरत आकृति को नटराज शिव कहा है। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में भवनों के निर्माण से सामान्यतः पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो से नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन एवं कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति पाई गई। इस मूर्ति को द्रव्यमोम विधि के द्वारा बनाया गया था। अगला है यहाँ पे मोहनजोदड़ो से मुद्रा पर अंकित पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद चन्हूदड़ो के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज NG मजूमदार ने की थी तथा यहाँ पर उत्खनन कार्य अर्नेस्ट मैके ने कराया था। चन्हूदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। फिर इसके बाद है चन्हूदड़ो से वक्राकार ईंटों का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चन्हूदड़ो से गुड़िया निर्माण कारखाना प्राप्त हुआ है। चन्हूदड़ो मनका बनाने की एक प्रमुख केंद्र था। चन्हूदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व प्राप्त नहीं हुआ है। चन्हूदड़ो से झूमर, झूकर एवं झांगर संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद लोथल की बात कर लेते हैं। तो लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज SR राव ने की थी। लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से सुगमतापूर्वक पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। लोथल की पूर्वी भाग से जहाज की गोदी डाक यार्ड प्राप्त हुई। यहाँ पक्की ईंटों से निर्मित इसका आकार लगभग 214 मीटर लंबा, लगभग 36 मीटर चौड़ा एवं 3.3 मीटर गहरा था। लोथल का गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। गोदीबाड़ा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि लोथल से भी नाव के चित्र अथवा मॉडल प्राप्त हुए हैं। और फिर उसके बाद है यहाँ पे कि लोथल में नगर को 2 भागों में विभाजित नहीं करके एक ही रक्षा प्राचीर से संपूर्ण नगर को दुर्गीकृत किया गया था। लोथल से चावल, धान अथवा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से फारस की मुहर तथा पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों के मिलने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। फिर इसके बाद कालीबंगा की बात करते हैं। तो कालीबंगा में यहाँ पे बताया गया है
कि कालीबंगा भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी तथा यहाँ पर उत्खनन कार्य BV लाल एवं BK थापर ने कराया था। और कालीबंगा के उत्खनन से हड़प्पा कालीन संस्कृति के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा में फर्श से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से 7 आयताकार अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है कि कालीबंगा में भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। कालीबंगा में दुर्ग क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कालीबंगा में स्पष्ट रूप से जल निकास प्रणाली का अभाव था। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कारों के लिए 3 विधियों का प्रमाण मिलते हैं जो कि निम्नलिखित है: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। और इसके बाद कालीबंगा के बारे में है। कालीबंगा में प्रतीकात्मक समाधि भी प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा में बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। फिर बनावली की बात करते हैं तो बनावली यहाँ पे अगला पॉइंट हो जाएगा। तो बनावली में है, बनावली भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज RS विस्ट ने की थी। यह माना जाता है कि बनावली समृद्ध लोगों का एक नगर था। इसमें पॉइंट दिए गए हैं बनावली के बारे में। बनावली में हड़प्पा कालीन संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनावली में भी स्पष्ट रूप से जल निकास प्रणाली का अभाव था और बनावली से जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बनावली से खिलौने के रूप में हल्की आकृति मिट्टी का हल और प्राप्त हुआ है। टेराकोटा मॉडल भी प्राप्त बनावली से ही हुआ है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज JP जोशी ने की थी तथा यहाँ पर उत्खनन कार्य RS बिस्ट ने कराया था। धौलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। धौलावीरा को सफ़ेद कुआं तथा आयताकार नगर भी कहा जाता है। धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित किया गया है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से एक सूचना पट्ट साइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ है जिसमें 10 अक्षर हैं। धौलावीरा को उत्कृष्ट जल प्रबंधन कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था जो कि निम्नलिखित है: दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। अगला पॉइंट यहाँ पे धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा के मध्यम नगर में शासक एवं अधिकारी वर्ग निवास करते थे। धौलावीरा के अतिरिक्त अन्य हड़प्पाकालीन नगर केवल 2 भाग में ही विभाजित था और धौलावीरा के अतिरिक्त अन्य हड़प्पाकालीन नगरों के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग में प्रशासनिक अथवा धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाते थे। अगला यहाँ पे पॉइंट है राखीगढ़। राखीगढ़ी की बात करें तो यहाँ पे राखीगढ़ी को प्राक हड़प्पा स्थल माना जाता है। यह भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है तथा सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े शहरों में से एक है। राखीगढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। राखीगढ़ी में अन्नागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ जो है भारत के पंजाब राज्य के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा 1950 के दशक में इसकी उत्खनन कार्य याज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। रोपड़ स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया तथा उत्खनित प्रथम स्थल है और रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवाधान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद सिंधु घाट की सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और अवस्थित कहाँ पे है और नदी का नाम। सबसे पहले पाकिस्तान प्रमुख स्थल हड़प्पा है और ये अवस्थिति है इसकी पाकिस्तान और नदी है रावी नदी। फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की अवस्थित पाकिस्तान, नदी का नाम सिंधु। चंदहुदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान, नदी सिंधु। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा है राजस्थान, घग्गर नदी। बनावली हरियाणा में है और धौलावीरा गुजरात में। और राखीगढ़ी की बात करें तो हरियाणा में है और रोपड़ की बात करें पंजाब के सतलज नदी के किनारे, रंगपुर गुजरात भादर और सुरकोटदा गुजरात में है। सुतकांगेडोर पाकिस्तान के दास्क नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है वो मेरठ के हिंडन नदी के किनारे है। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता प्राप्त मुख्य वस्तुएं तथा अवशेष। सबसे पहले प्रमुख स्थल जो हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा है यहाँ पे और उत्खननकर्ता जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी
यहाँ पे आप देखेंगे तो राय बहादुर दयाराम साहनी, सबसे पहले लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष, लिंग योनि के पोषण प्रतीक, लकड़ी की ओखली में गेहूं तथा जौ, पासा ताम्र, तुला तथा दर्पण और विशाल चबूतरे तथा 6 अन्नागारों की 2 कतारें, कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, कब्रिस्तान R37, शंख से निर्मित बैल और स्वास्तिक तथा चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना। और फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी, विशाल अस्नागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी का कांस्य मूर्ति, इसके साथ ही पशुपति मोहर और गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, सीपी से बनी हुई पटरी, मिट्टी के तराजू, ईंट सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य और भट्टों के अवशेष, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य हैं। फिर इसके बाद चन्हुदड़ो की बात करें तो इसमें और इसकी खोज जो है वो अर्नेस्ट मैके, 4 पहिए वाली गाड़ी, मनके बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंटें, अलंकृत हाथी और कंघा। लोथल की बात करते हैं तो एस.आर. राव और फारस की मुहर, बंदरगाह, धान बाजरे के साक्ष्य, 3 युगल समाधियां, दिशा मापक यंत्र, तांबे का कुत्ता और धान की भूसी। कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा से अवशेष जो प्राप्त हुए हैं और उसके साथ ही उसके उत्खननकर्ता कौन है, तो यहाँ पे कालीबंगा में बीबी लाल एवं बी के थापर, और इसमें जो अवशेष प्राप्त हुए आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, जूते हुए खेत के साक्ष्य, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के मनके, कांच तथा मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, प्रतीकात्मक समाधियाँ और सूती कपड़े की छाप। और बनावली की बात करें तो R.S. बिष्ट ने किया है, और हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना और तांबे का बाणाग्र। और हड़प्पाई लिपि की बात करते हैं तो हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1920 के दशक में L.A. वेडेन ने किया था, परंतु अभी इस लिपि को पढ़ने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यह लिपि बहुत चित्रात्मक थी और जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रूस्टोफेडन कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जीवन की दशाएं, सबसे पहले राजनीतिक दशा की बात करते हैं तो हड़प्पाकालीन राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके बारे में इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार का मत है कि इस काल में लोग वाणिज्यिक और व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इससे यह प्रतीक होता है कि संभवतः हड़प्पा की शासन व्यवस्था व्यापारी वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग के हाथों में था। कुछ इतिहासकार का मत है कि हड़प्पा का व्यापार व्यापक विस्तार तथा इसके सुनियोजन नगरों को देख रेख कर ऐसा प्रतीक होता है कि इस सभ्यता में शासन व्यवस्था पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। A.L. बासम ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्म तंत्री तथा इस पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना था। स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था को अत्यंत केंद्रीयकृत साम्राज्य माना है जो पुरोहित वर्ग के द्वारा संचालित थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा धर्म की महत्ता थी। अब आर्थिक दशा की बात करते हैं तो आर्थिक दशा है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण उन्नत कृषि एवं व्यापार था। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सिंचित कृषि, पशुपालन, समृद्ध आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित थी। यह व्यापक वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। इसके बाद है अगला पॉइंट यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी, लेकिन अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही था। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकांश भौगोलिक विस्तार अर्ध शुष्क क्षेत्र में था तथा इस सभ्यता की उर्वरता का प्रमुख कारण प्रतिवर्ष सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ को माना जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य नगरों से प्राप्त अन्नागार के साक्ष्य कृषि को विकसित अवस्था में इंगित करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु नदी के घाटी के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु व्यापार का मध्य एशिया, मिस्र एवं मेसोपोटामिया तक विस्तृत था। माना जाता है कि व्यापार की स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य उन्नत अवस्था में थी। मेसोपोटामिया में मेलुहा, ढिलमुन तथा मगन के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। फिर इसके बाद है सिंधु घाटी का प्राचीन नाम मेलुहा था। इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे तो सिंधु घाटी की सभ्यता
सिंधु घाट की सभ्यता के लोग गेहूं, राई, मटर, तिल, कपास इत्यादि की खेती किया करते थे। इस सभ्यता के लोग रागी तथा ईख से परिचित नहीं थे। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को लोगों को दिया जाता है। इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोंग, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, जौ यह था। माना जाता है कि गेहूं एवं जौ का प्रसार पश्चिमी एशिया में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से में कोई हल अथवा फावड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। संभवतः इस सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कृषि संबंधी कार्य, फसल काटने हेतु संभवतः पत्थर और हंसियों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में कृषि की उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि संबंधी कार्यों, व्यापार एवं परिवहन में पशुओं की एक मुख्य भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाला बैल, भेड़, बकरी, गाय आदि इत्यादि प्रमुख थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला बैल अपना विशेष महत्व रखता था। अब इसके बाद बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर केवल सुरकोटदा, गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे एवं तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में मानकीकृत। इसके बाद सामाजिक दशा की बात करते हैं। सामाजिक हड़प्पाकालीन सभ्यता की इकाई परंपरागत रूप से परिवार को माना गया है। मोहरों पर अंकित चित्र तथा मातृदेवी की मूर्ति पूजा से यह ज्ञात होता है कि संभवतः हड़प्पाकालीन समाज मातृसत्तात्मक था। इस समाज के अंतर्गत मुख्यतः 4 वर्गों पुरोहित, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक मौजूदगी थी। हड़प्पाकालीन समाज में साज सज्जा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। आभूषणों का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता था। हड़प्पाकालीन आवासों की संरचना यहाँ के समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। और हड़प्पाकालीन के समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। हड़प्पाकालीन समाज के लोग युद्धप्रिय कम और शांतिप्रिय अधिक थे। और हड़प्पाकालीन के समाज के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। हड़प्पाकालीन समाज के लोग मनोरंजन के साधन, पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई एवं नृत्य एवं इत्यादि इन्हें पसंद था। हड़प्पा में आंशिक समाधान मोहनजोदड़ो के कलश और समाधान एवं कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा एवं मोहनजोदड़ो से शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। फिर धार्मिक दशा की बात करते हैं तो माना जाता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के आधार पर कहा जा सकता है। और सभ्यता की अग्नि एवं स्वास्तिक की पूजा की जाती है। संभवतः स्वास्तिक चिन्ह प्रतीक सिंधु घाट की सभ्यता की ही देन है। और ये स्वास्तिक जो है वो सूर्य पूजा के प्रतीक थे। फिर इसके बाद है हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाकालीन समाज पुनर्जन्म में विश्वास करता था, इसलिए मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। फिर इसके बाद यहाँ पे है हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसको पशुपति का रूप माना गया है। इस पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु विराजमान हैं, जो कि 1 हाथी, 1 गंडा, 1 बाघ, 1 भैंसा एवं 2 बारहसिंगा हैं। फिर इसके बाद है हड़प्पाकालीन स्थल चंद्रहूदड़ो से प्राप्त एक मुहर से इस सभ्यता में बलि प्रथा के प्रचलित होने का भी अनुमान मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं भूत प्रेत में विश्वास करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृदेवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, पशु पक्षी और वृक्ष इत्यादि की पूजा करते थे। सबसे अधिक पूजा मातृदेवी की होती थी। अगला पॉइंट है और मूर्ति की पूजा नटराज के रूप में, शिव की पूजा, पीपल की पूजा, जल की पवित्रता, अग्नि की पूजा, वृषभ तथा अनेक पशुओं का देवताओं से संबंध इत्यादि तत्व भारतीय धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए गए हैं। सिंधु घाट की सभ्यता के किसी भी स्थल पर मंदिर होने के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन बनावली हरियाणा में एक भवन से मंदिर होने के अनुमान
लगाया जा सकता है। माना जाता है कि सभ्यता में पीपल सबसे पवित्र वृक्ष एवं बत्तख सबसे पवित्र पक्षी था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्रमिक रूप से पतन हुआ था। यह सभ्यता अपने नगरीय स्वरूप से ग्रामीण स्वरूप में पहुंच गई थी। इस सभ्यता की उत्पत्ति के समान ही इसके पतन हेतु कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि अपने अंतिम समय में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही है। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख देन है, इसके पहले हमने जो यहाँ पे पढ़ा है। फिर इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। यह वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में आई थी। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को ध्वस्त करके वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ है। वेद अर्थात वेदों की रचना इसी सभ्यता से हुई है। वैदिक सभ्यता वेद में से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। और मूल रूप से वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था। वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द गुण का घोतक है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन एवं उत्कृष्ट होता है। सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वर्ष 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। और फिर वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और यहाँ पे बताया गया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी। और ऋग्वेद काल इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। माना जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जेंद अवेस्ता से मिलती है। 1400 ईसा पूर्व के आसपास में बोगज कोई एशिया माइनर अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नाशत्य का विवरण मिलता है। इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य भारत ईरान होकर आए थे। वैदिक काल में आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इनकी घुमक्कड़ जीवन शैली होने के कारण इस काल में कृषि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में प्रमुख विद्वानों के मत भिन्न हैं। प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं और इससे संबंध कौन कौन से उनके निवास स्थल के बारे में इन्होंने बताया। मैक्स मूलर मानते हैं कि मध्य एशिया, प्रोफेसर पेंका जर्मनी के मैदानी भाग और गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश और स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव और गाइल्स महोदय हंगरी या डेन्यूब नदी की घाटी। और यहाँ पे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश और नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड जो हैं वो दक्षिणी रूसी मानते हैं। ठीक है, लेकिन लगभग लोग जो हैं वो प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं। अगला है भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल हेतु सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ 7 नदियों का प्रदेश होता है। ये नदियाँ निम्नलिखित सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, वितस्ता, परुष्णी और अश्किनी। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे चार्ट बना मिलेगा और उसका आधुनिक नाम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें सिंधु, इंडस, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, अश्किनी, चेनाब, गोमती, गोमल और सदानीरा गंडक को कहेंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे ऋग्वेद से ही प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी विभाग तक था। और यहाँ पे पूरा आपको ऋग्वेद के बारे में जानकारी बताई जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऋग्वेद काल को छोड़ के आगे यहाँ पे धार्मिक स्थिति के बारे में यहाँ पे देखेंगे। और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। अगला यहाँ पे पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन हेतु सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में प्रमुखतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद हैं तथा इन सभी रचनाएं इसी काल में हुई हैं। फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल में अध्ययन हेतु चित्रित धूसर मृद भांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उत्तर वैदिक काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार, विचार इत्यादि की प्रधान रूपरेखा सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट हो गई थी। भौगोलिक विस्तार की अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्य समाज
आर्य सभ्यता के लोगों का प्रमुख केंद्र मध्य देश था, जो सरस्वती नदी से गंगा यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तक विस्तृत था। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य सदानीरा नदी तक विस्तृत हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में आर्य लोग कौशल विदेह तथा अंग राज्य से परिचित हो गए थे। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन नदियों रेवा तथा सदानीरा का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिककुद नामक एक पर्वत श्रृंखला का विवरण मिलता है। राजनीति की स्थिति की बात करते हैं तो राजनीति की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण आए अस्थायित्व के कारण ऋग्वैदिक काल के छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपदों का रूप ले रहे हैं और राजा अब बड़े प्रदेश पर शासन करने लगा था। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रदेशों का उदय हुआ था। उत्तर वैदिक काल में प्रदेश के सूचक के रूप में राष्ट्र शब्द बहुप्रचलित हुआ था। अगला है उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार राजतंत्र था। उत्तर वैदिक काल में राज्य के आकार में वृद्धि होने से राजा का महत्व अधिक हो गया था तथा उसके अधिकार भी बढ़ गए थे। प्रारंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का वर्चस्व कम हो गया था। इस काल में सभा एवं समिति अपने अपने स्थान पर बनी तो रही, लेकिन इन दोनों संस्थाओं का स्वरूप परिवर्तित हो गया था। अगला है उत्तर वैदिक काल में विदत संस्था का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं और उसमें बताया गया है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुलंघनीय होता है। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई थी। फिर इसके बाद है यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है और इस काल में राजा के राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा गया है और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में राजा सहित 12 रत्नियों के नाम का विवरण मिलता है और रत्निन के राजा के राज्याभिषेक के समय पर उपस्थित होते थे तथा इस पर समय पर इन रत्नियों के घर भी जाता था। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और दिए गए हैं और रत्निन राजसूय यज्ञ से संबंधित है तथा शुक्ल यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का विवरण मिलता है। राजसूय यज्ञ के समय सोमरस पिया जाता था। और सेकंड पॉइंट है सामवेद में पंचविंश ब्राह्मण में 12 रत्नियों को वीर कहा गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था तथा यह एक प्रसिद्ध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक था। फिर इसके बाद है यहाँ पे इसमें राजा अपने साम्राज्य की सीमा में वृद्धि हेतु स्वतंत्र रूप से एक घोड़ा छोड़ता था और यह घोड़ा जिन प्रदेशों से बिना किसी विरोध के गुजरता था तो ऐसे प्रदेश राजा के अधीन माने जाते थे। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में यह अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है। फिर इसके बाद है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ में राजा के द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन हेतु रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। इसके अंतर्गत राजा को सहभागियों के द्वारा विजयी बनाया जाता था। अगला यहाँ पे इसी में नोट दिया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में विभिन्न क्षेत्रों के शासकों की शासन व्यवस्था का विवरण मिलता है और गोपद ब्राह्मणों में शासकों हेतु निर्धारित यज्ञ का विवरण मिलता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वैराज्य ऐसे राज्य होते थे जहाँ पर राजा नहीं होता था, यहाँ पर जनता अपना शासन स्वयं करती थी। उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर प्रणाली विकसित हो चुकी थी। इस काल में ऋग्वैदिक कालीन कर बलि नियमित हो गया था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग प्राप्त होता था। अगला है उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास अपनी कोई अस्थायी सेना नहीं थी।
ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में सम्राट शासन जो था वो साम्राज्य था और मुख्य उपाधि सम्राट की थी। पश्चिमी स्वराज्य और स्वराट, उत्तर वैराज्य विराट, दक्षिण में भोज और मध्य देश में राज्य और मुख्य उपाधि जो थी वो राजा की थी। आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे से निर्मित उपकरणों के प्रयोग ने कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। लौह निर्मित उपकरणों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ था तथा इसके साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। इस काल का सबसे बड़ा लौह कुंज अंतरीजी खेड़ा जनपद एटा उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ था। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में लोहे हेतु श्याम अश्य और कृष्ण अश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे, टिन, तांबे, चांदी, सोना एवं सीसा इत्यादि धातुओं से परिचित हो गए थे। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्ती, रत्तिका एवं गूजा इत्यादि मापतौल की इकाइयाँ थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल की एक स्वर्ण आभूषण था, उसको अब एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाने लगा था। शतमान चांदी की मुद्रा थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की मुख्य फसल क्रमशः चावल, धान एवं गेहूँ थी। यजुर्वेद में चावल का उल्लेख ब्रीहि नाम से हुआ है। इस काल में कहीं कहीं पर चावल को तंदुल भी कहा गया है। गेहूँ के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला है, उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। फिर इसके बाद है, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के बर्तन मृद भांड प्रचलन में थे। काले, कृष्ण तथा लाल रंग मिश्रित बर्तन काले बर्तन जिसे मृद भांड बोलेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर बर्तन, जबकि लाल बर्तन सबसे ज़्यादा प्रचलन में थे। वैदिक काल में वर्णित नील, लोहित, काले एवं लाल भांड हैं। उत्तर वैदिक भारत में प्राचीनतम लौह युगीन बस्तियां वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृद भांड से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों से ही सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख मिलता है। इस काल में ही भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना मजबूत हुई थी। उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। वैदिक ग्रंथों से समुद्र यात्रा का भी विवरण मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। एक व्यक्ति का जीवन तभी सफल माना जाता था जब वह इन 3 ऋणों से छुटकारा पा लेता था। सामाजिक स्थिति की बात करें यहाँ पे, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। इस काल में व्यवसाय भी आनुवांशिक होने लगे थे। जैसे उत्तर वैदिक काल में समाज 4 भागों में विभाजित हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में समाज प्रतिसत्वात्मक था। इस काल में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के अत्येष्टि हेतु 4 प्रकार के टीले का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण ही उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। इन तीनों को ही द्विज कहा जाता था। चौथे और अंतिम को शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं माना जाता था। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। अगला है यहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में यज्ञों तथा कर्मकांडों का प्रचलन अधिक हो गया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य वर्ण ही कर चुकाता था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण वैश्यों के द्वारा दिए गए कर पर निर्भर रहते थे। आगे है यहाँ पे कि पॉइंट दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में वैश्य को दूसरे को बलि देना कहा गया है और चौथे तथा अंतिम वर्ण शूद्र का मुख्य कार्य अन्य तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना था। उत्तर वैदिक काल में गौत्र की प्रथा स्थापना हुई थी, लेकिन गोत्र और गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। उत्तर वैदिक काल में छांदोग उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का विवरण मिलता था। नोट: जाबाल उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्ज की गई थी। इस काल में स्त्रियों हेतु उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध हो गया था। त्रय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है एवं पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत भी माना गया है। नोट, यहाँ पे पॉइंट दिया गया, अथर्ववेद में एक पुत्री के जन्म होने पर खिन्नता प्रकट की गई है। अथर्ववेद में कन्याओं हेतु ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्रेयी जैसी कई विदुषी कन्याओं का विवरण मिलता है। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य मनुस्मृति में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का संबंध में जानकारी भी मिलती है। सर्वप्रथम गृह सूत्रों में संस्कार का विवेचन मिलता है। प्रायः समस्त धर्मशास्त्रकार संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति में विवाह के कुल 8 प्रकार का विवरण मिलता है। इस 8 प्रकार के विवाह में ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श था। वर्तमान समय में भी अधिकांश विवाह ब्रह्म विवाह ही होते हैं। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत एक कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता के द्वारा योग्य वर खोजकर उसे अपनी कन्या का विवाह कराना था। धार्मिक स्थिति की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था एक कठोर रूप धारण कर चुकी थी, जिसके कारण कुछ वर्णों के अपने अलग अलग देवता भी हो गए थे। पूषण जो कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों की वृद्धि हुई थी और उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का मूल उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया था। अब प्रजापति सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। रुद्र, विष्णु इस काल के प्रमुख अन्य प्रमुख देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति की पूजा प्रारंभ होने का आभास मिलता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में अधिक पुरोहित की आवश्यकता होने लगी थी। इस काल में प्रत्येक संहिता के अपने पुरोहित थे जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से वेद हैं और पुरोहित के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होंगे वो होर्ती होंगे या होता। यजुर्वेद के होंगे अथर्वयु और सामवेद के होंगे उद्गाता या उद्गात्री और अथर्ववेद के होंगे ब्रह्मा। फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल में 6 दर्शनों जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत का बीजारोपण हुआ। प्रमुख दर्शन और उसके मुख्य प्रवर्तक कौन कौन से हैं। प्रमुख दर्शन जैसे सांख्य है तो सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद और या उलूक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और चरवाक के चारवाक। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है, मीमांसा को पूर्व मीमांसा तथा वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के बहुदेवता और कर्मकांडों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञ एवं कर्मकांडों की निंदा की गई है। उपनिषदों में ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। और जो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़े महाकाव्य हैं महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता है, और रामायण। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे है चौथा, 16 महाजनपद तथा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसके बाद है 16 महाजनपद तथा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। और यहाँ महाजनपद जो हैं और उसकी राजधानी के बारे में बताया गया है। जैसे अवंती की बात करें तो उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती, अंग का चंपा, अस्मक का पोटन तथा पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और चेदी या चेती का सोथिवती या सुक्तिमती, फिर गांधार का तक्षशिला, काशी का वाराणसी, कौशल या कौशल का श्रावस्ती, अयोध्या, कुरु का इंद्रप्रस्थ। अगला है कंबोज का राजपुर, हाटक, मगध का गिरिब्रज दक्षिणी बिहार। फिर इसके बाद यहाँ पे है मल्ल का कुशीनगर एवं पावा, मत्स्य का विराटनगर, पांचाल का उत्तरी पांचाल। और 2 भाग हैं इसके, अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल का काम्पिल, सुरसेन का मथुरा और वज्जी का हो जाएगा वैशाली, वत्स का कौशाम्बी। 16 महाजनपद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ
प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक रूप से प्रयोग के कारण कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया था। फिर इसके बाद इन परिवर्तनों के कारण ही ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी थी तथा क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। परिणाम स्वरूप उत्तरवैदिक काल के जनपद महाजनपद में परिवर्तित होने लगे थे। फिर इसके बाद है महाजनपद की कुल संख्या 16 थी। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व इन 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जिससे प्रायः किले से घेरा जाता था। 16 महाजनपदों में से 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि 2 वज्र तथा मन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला 16 महाजनपद में से अस्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित था। 16 महाजनपद में से 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, कोसल, कोसलवत्स और अवंती थे। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध आधुनिक बिहार महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगर का विवरण मिलता है जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन से ये महाजनपद हैं? महानगर कौन कौन से हैं? चंपा, काशी, कौशाम्बी, राजगिरी, श्रावस्ती और साकेत। गौतम बुद्ध के समय गणतंत्र बौद्ध साहित्य के वर्णित गणतंत्र। फिर इसके बाद है बुद्ध काल में 16 महाजनपद के अतिरिक्त गंगा घाटी में अनेक गणतंत्रों के अस्तित्व का प्रमाण प्राप्त होते हैं। गौतम बुद्ध के समय में गणतंत्रों की कुल संख्या 10 थी जो कि निम्नलिखित है। कपिल वस्तु के शाक्य और सुम समार पर्वत और सुम गिर के भाग्य। अगला है यहाँ पे